नमस्कार दोस्तों, हम प्रस्तुत हैं 68th बीपीएससी मेंस करंट अफेयर सीरीज़ की अपने 5वें वीडियो के साथ। हम डेस्टिनेशन आईएएस से बोल रहे हैं और हमारे कोचिंग संस्थान की तरफ से एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है मेंस के विशेष पर्सपेक्टिव में, सिविल सर्विसेज समाधान के नाम से। ये 4 अंक इसके प्रकाशित हुए हैं। इसका तीसरा अंक जो था वो 1 जुलाई से लेकर 16 नवंबर तक का कवरेज था इसमें, और इसका जो चौथा अंक है वह 16 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का कवरेज है। ये दोनों ही पत्रिकाएं 1 जुलाई से शुरू करके और 31 जनवरी तक के टोटल करंट अफेयर को कवर करती हैं, और इसमें आपको कुछ तैयार नहीं करना है। चीज़ें तैयार पोजीशन में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको दी गई हैं। चूँकि ये पत्रिका हम त्रैमासिक प्रकाशित करते हैं, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से अब हम इस पत्रिका को फ़िलहाल नहीं ले आ पा रहे हैं, और हम इसे लेकर के 69th बीपीएससी के बाद आपके सामने प्रस्तुत होंगे फिर से दोबारा। तो इस बीच 68th बीपीएससी में आपको करंट अफेयर को लेकर के परेशानी न हो, नुकसान न हो हमारे पाठक वर्ग को, हमारे विद्यार्थी वर्ग को, इसके लिए हमने कंपनसेटरी प्रोग्राम इस YouTube चैनल के ज़रिए आपको दिया है, जिसमें 31 जनवरी के बाद से लेके 31 अप्रैल तक की जो प्रमुख घटनाएं बीपीएससी मेंस के हिसाब से ज़रूरी समझी जाएंगी, उनका एक कंप्लीट डिस्कशन आप तक हर वीडियो में 35, 40, 45, कभी कभी 1 घंटे का वीडियो भी होगा, डिस्कशन विषय के हिसाब से आप तक पहुंचाया जाएगा। उस क्रम में ये 5वां वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। पहला वीडियो हम लोगों ने अमृतपाल के संदर्भ में और पंजाब में नेशनल सिक्योरिटी के संदर्भ में पेश किया था। दूसरा जो वीडियो था वो तुर्की में ऑपरेशन दोस्त के संदर्भ में पेश किया गया था। तीसरा जो वीडियो था वो इंडिया और इजिप्ट के रिलेशनशिप पर अल-सीसी की भारत यात्रा के संदर्भ में पेश किया गया था। चौथा जो वीडियो है वो हमने आपको दिया है, किस चीज़ पर है, सिंधु जल समझौते के संदर्भ में हमने अब चौथा वीडियो आपको दिया है। और अब ये 5वां वीडियो पाकिस्तान में चल रहे इकोनॉमिक क्राइसिस पर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस इकोनॉमिक क्राइसिस में पाकिस्तान, हालांकि वो हरदम इकोनॉमिक क्राइसिस में रहता है, लेकिन इस बार जिस ढंग से वो इस क्राइसिस में फंसा हुआ है उसका ओर छोर खुद उसी को नज़र नहीं आ रहा है। कैसे निपटा जाए उससे, और उसका असर हो रहा है भाई हमारा पड़ोसी है, हमारा मित्र है, हमारा पट्टीदार है, और ऐसी स्थिति में यदि वो अस्थिर होता है तो उसकी अस्थिरता का असर हमारे पर भी पड़ेगा। पड़ोसी है इसलिए पड़ेगा। एक अस्थिर पड़ोसी कभी भी उचित नहीं होता। तो हमें भी यह समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के आर्थिक संकट के फ़िलहाल स्थिति क्या है। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, इसमें 4 बिंदु हम कवर करेंगे। फ़िलहाल करंट कंडीशन ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान के इकोनॉमी की वर्तमान में हालत क्या है, कितनी पतली है, इसको हम देखेंगे। फिर इस तरह की स्थिति में पहुंचने का कारण, रीज़न रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइसिस, इस संकट के पीछे के उत्तरदायी कारणों की हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद पाकिस्तान सरकार ने इन संकट से निपटने के लिए क्या क्या कोशिशें की हैं या क्या कोशिश वो कर रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और फिर एक चर्चा इसके साथ फिर हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे इन सब के बाद कि इस संकट की घड़ी में भाई हमारा पड़ोसी है, मित्र है, पट्टेदार है, क्या हमें आगे बढ़ के उसकी सहायता करनी चाहिए। इस प्रश्न पर चूँकि पाकिस्तान में भी आवाज़ें उठ रही हैं और भारत में भी आवाज़ें उठ रही हैं, तो ये एक डिस्कशन का पॉइंट बनता है कि क्या भारत को आगे बढ़कर सहायता करनी चाहिए। इन 4 बिंदुओं पर हम अपना विचार रखेंगे। पहली स्थिति आती है कि वर्तमान में क्या हालचाल है पाकिस्तान के। तो देखें पाकिस्तान में स्थिति क्या है। सारा जो संकट पैदा हुआ है वह संकट का मूल है कर्जा, कर्जखोर संस्कृति
पाकिस्तान में डेवलप हुई है और ये बदस्तूर जारी है और इसे आगे भी जारी ही रखा जा रहा है। स्थिति ये है कि इस वक्त जो टोटल फॉरेन डेट है, विदेशी ऋण जो है, विदेशी कर्जा जो है पाकिस्तान पर, वो 126 बिलियन डॉलर का है। अगर उस विदेशी कर्जे के साथ उसका पब्लिक डेट, उसका सार्वजनिक ऋण जोड़ लिया जाए तो कुल मिला के ये 222 बिलियन डॉलर का बनता है। और ये कितना है, यह राशि कितनी है, कर्ज कितना भी हो कोई बड़ा नहीं है। कर्ज लेने की औकात होनी चाहिए, कर्ज को चुका लेने की औकात होनी चाहिए। तो कर्ज कितना भी लिया जा सकता है, विकास का माध्यम है, सारे देश ऐसा कर रहे हैं, पाकिस्तान भी करे, कोई बुरी बात नहीं है, बशर्ते कि उसे चुका लेने की क्षमता उसके पास हो। वो क्षमता क्या है ये समझ लें। यह जो 222 बिलियन डॉलर बनता है वह पाकिस्तान की कुल जीडीपी का 393% है। 393%। पाकिस्तान की जीडीपी का 393% पाकिस्तान पे कर्जा है। कितना होना चाहिए? तो एक सेफ स्टेट वो माना जाता है जो अपने जीडीपी का 65% तक कर्ज अगर उस पर है तो ठीक ठाक कंडीशन है, वो कर्ज हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होता, वो विकास का माध्यम बनता है, हमारे डेवलपमेंट का माध्यम बनता है। इनका कितना है? 393% उनके जीडीपी का। पिछले 25 वर्षों का विकास अगर देखा जाए कि पिछले 25 वर्षों में पाकिस्तान किस गति से आगे बढ़ा, उसके कर्जे किस गति से आगे बढ़े, तो आपके सामने पेश है। देखें, पिछले 25 वर्षों में पाकिस्तान की जीडीपी की ऑन एन एवरेज ग्रोथ रेट रही है 3% के आसपास। और उसी दौरान उन्हीं 25 वर्षों में जो डेट की ग्रोथ रेट रही है, उसकी कर्जे खाने की जो ग्रोथ रेट रही है वो 14% की रही है। कहाँ से संभालिएगा आप? जितना आप पैदा कर रहे हैं उसका आप 4 गुना से ज़्यादा कर्जा ले रहे हैं, तो आपके अंदर कैपिटल फॉर्मेशन कैसे, क्या इन प्रक्रियाओं से होगा? ये कितना है? अगर हम राशि में, अमाउंट में इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो पिछले 25 वर्षों में पाकिस्तान पर जो कर्ज की राशि है वो 3 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए में 3 लाख करोड़ से बढ़ करके, और अब 2022 तक की स्थिति अगर हम बताएं तो ये 62.5 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। और स्थिति ये है कि पाकिस्तान को प्रति वर्ष जो चुकाना है, प्रति वर्ष इतना आपने अपने ऊपर बर्डन लिया है, आप जो चुकाएंगे वो कर्ज का ब्याज, सूद और कर्ज के इंस्टॉलमेंट की वापसी, ये आपकी बनती है 5.2 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष। और ये 5.2 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए हैं। 5.2 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए प्रतिवर्ष जो आपका है, वो आपके सरकार की आमदनी भी उतनी नहीं है। कहाँ से चुकाएंगे? आपकी सरकार जितना कमा नहीं रही है उससे ज़्यादा वो कर्जे की किस्तें चुकानी है उनको। नए वाले कर्जे की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो मिलना मुहाल है। अभी जो पहले वाला लिया है वह चुकाना है। स्थिति क्या है कि इस वर्ष पाकिस्तान को नियर अबाउट 26 बिलियन डॉलर का कर्जा चुकाना है। अब वो हो तब न चुकाए। इसलिए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की स्थिति में पहुंच गया है। सिर्फ यही नहीं कहा जा रहा, वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने फॉर्मली ये बताया भी कि ये मत समझिए कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है या हो जाएगा। वाकई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया है। कोई देश डिफ़ॉल्ट कब कहलाता है? तो जब वो अपने ब्याज की और कर्ज की किस्तें समय से चुकाने में अक्षम हो जाता है, वह नहीं चुका पाता है,
तो ये कहा जाता है कि वह देश डिफ़ॉल्ट हो गया। और जब भी वो ऐसा होता है तो इम्पैक्ट उसका क्या होता है कि जिस महाजन का आपने कर्जा खाया और समय से नहीं चुकाया, आगे महाजन आपको कर्ज नहीं देगा। यानी कि डिफ़ॉल्ट होने के बाद सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जो कर्ज के रूप में फंडिंग आपको मिल रही थी वो मिलनी बंद हो जाती है। और कुछ ऐसी ही कंडीशन में पाकिस्तान चला आया है। पाकिस्तान में महंगाई की बात करें तो भाई आप टीवी में देख रहे हैं लगातार आटे के लिए जो मार चल रही है। हमारे यहाँ 30 रुपये किलो टमाटर, उनके यहाँ 300 रुपये किलो टमाटर। महंगाई का जो स्तर है, इन्फ्लेशन का स्तर है, वो अबव 40% चला गया है। स्थितियाँ इस तरह की ख़राब हैं। पाकिस्तान, अब इस इकोनॉमिक क्राइसिस का सीधा असर पाकिस्तान के रुपए की कीमत पे पड़ेगा। पाकिस्तान के रुपए की जो एक्सचेंज रेट है आज की तारीख में वो 1,280 रुपये के बराबर चली गई। और जैसे ही आपका ये रुपया का यानी पाकिस्तानी रुपए की डिवैल्यूएशन हो रहे हैं, इस डिवैल्यूएशन का परिणाम ये होता है कि डॉलर आपके यहाँ महंगा हो गया, आपके यहाँ डॉलर मिलेगा नहीं। आपका निर्यात तो सस्ता होगा लेकिन आयात महंगा हो जाएगा। चीज़ें आप मंगा नहीं पाओगे, उसका पेमेंट नहीं कर पाओगे, सप्लाई घटेगी तो आपके यहाँ इन्फ्लेशन और तेज़ी से भागेगा। ये करंट कंडीशन है। चलें अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो ये परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं, इन परिस्थितियों के पीछे कारक क्या है। चूँकि कारक की समझ नहीं होगी तो हम आगे उसके साथ निवारण कायदे से नहीं समझ पाएंगे। थोड़ा सा हिस्ट्री पर हम बात कर लें, उसके बाद वर्तमान चीज़ों पे बात करेंगे। भारत पाकिस्तान दोनों एक साथ आज़ाद हुए और ये प्रश्न बार बार पाकिस्तान में भी वहाँ के मीडिया चैनल, न्यूज़ चैनल, वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो उठाते हैं कि दोनों एक साथ पैदा हुए, फिर फ़र्क इतना कहाँ से आया। उस फ़र्क के पीछे हिस्ट्री है। जिन्ना ने पाकिस्तान बना लिया। अब मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट कि टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदू में एक कार्टून उस वक्त छपा था। उसमें लिखा था कि भाई जिन्ना कह रहे हैं हमने पाकिस्तान बनाना था, बना तो लिया, अब इसका क्या करना होगा। यानी शायद कायदे आजम जिन्ना भी पाकिस्तान बनाने तक का रास्ता तो जानते थे, पाकिस्तान बनाने के बाद क्या करना है ये जान नहीं पाए। उनके पास उसका कोई प्लान नहीं था, और अगर प्लान था भी तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जिंदा नहीं रहे। और जो लोग उसके बाद पाकिस्तान को चलाने वाले आए उनको भारत का फोबिया था, तो जैसा भारत करे वैसा उन्हें नहीं करना था। भाई बड़े भाई से सीख के ही कर लेते। भारत ने 2-3 काम किए। पहला काम ये कि भारत ने जमींदार अपने यहाँ से ख़त्म कर दिए। पाकिस्तान में आज भी हैं, वो नहीं ख़त्म किए गए, और पूरी व्यवस्था पे अंकुश उन्हीं का है। भारत ने जमींदार ख़त्म कर दिए, भारत ने राजा ख़त्म कर दिए। दूसरी चीज़, भारत ने अपने लिए प्लानिंग कमीशन बनाया। प्लानिंग कमीशन बना करके और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसा भी पाकिस्तान में हुआ, थोड़ी देर के बाद हुआ। तो जहाँ पर जो जकड़न थी हमारे इतिहास की, उस जकड़न को तोड़ के हमें आगे निकलना था, हम निकल गए, हम तोड़ लिए, हम निकल गए। उन्होंने आज तक उसको जकड़ रखा है या उससे उन्होंने अपने आप को सटा रखा है, चिपका रखा है। वो आज भी अलग नहीं होना चाहते। तो भैया नवाज शरीफ कौन है? वहाँ के जमींदार हैं, और अब आधुनिक है। आधुनिक का मतलब ये कि ज़मीनों का ही संबंध नहीं है, अब उनकी फैक्ट्रीज़ हैं, अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो ये जब तक पुरानी संरचना को तोड़ा नहीं जाता, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ के नया खड़ा नहीं करोगे, नया बनोगे कहाँ से? वही न रहोगे। यानी जो चीज़ें विकास के क्रम में ज़रूरी थीं, जिन्ना ने कहा था कि बना है पाकिस्तान मुसलमानों के लिए, लेकिन पाकिस्तान में सभी लोगों का एक समान हक होगा, एक सेक्युलर कंट्री का सपना जिन्ना ने देखा था। पाकिस्तानियों ने उस सपने को छिन्न भिन्न कर दिया। तो जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो पाकिस्तानियों ने सब करी, और जो होनी चाहिए थी वो पाकिस्तानियों ने नहीं की। एक कारण ये ऐतिहासिक। दूसरी चीज़ कि जो वहाँ की व्यवस्था बनी, उस व्यवस्था में और भारत की व्यवस्था में एक बड़ा अंतर ये आया कि भारत में डेमोक्रेसी थी,
और आगे नेहरू के बाद भी जो लोग आए वो अपने डेमोक्रेटिक फॉर्मेट के प्रति बेहद सजग लोग थे, आज भी है। शानदार तरीके से विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारे यहाँ रन कर रही है। उनके यहाँ ये डेमोक्रेसी कभी आई नहीं। जो डेमोक्रेसी है वो एक सूडो डेमोक्रेसी है, जिसमें एक मुखौटा डेमोक्रेसी का है। वास्तव में जो पाकिस्तान का संचालन हो रहा है वो उसके डीप स्टेट के जरिए हो रहा है, जो उसकी मिलिट्री है, उसका आर्म फोर्सेस है। और जब पाकिस्तान अपना बजट बनाने बैठता है तो चूंकि उसके दिमाग में भारत फोबिया है, भारत से जंग करनी है, हमारे पास जज्बा है, हमारे पास कलमा है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम भारत से लड़ेंगे, गज़वाए हिंद करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह के तमाम जो जुमले उछाले जाते हैं। इन जुमलों का परिणाम ये होता है कि सेना बजट का अधिकांश हिस्सा अपने हिस्से में लेकर चली जाती है। आम जनता को, पाकिस्तान की आम जनता को जो सहूलियतें मिलनी चाहिए वो सहूलियतें कट करी जाती हैं, और उसकी जगह पर वो सहूलियतें सेना को दी जाती हैं, कश्मीर के नाम पर, भारत के नाम पर, भारत से लड़ने के नाम पर। और सेना भी माशाअल्लाह ये गजब की सेना है, गजब की सेना है भाई। भारत की सेना सेना है, भारत की सेना सेना है, और वो लड़ती ही है और कुछ नहीं करती। जहाँ उसको लगाया जाएगा लड़ेगी, रेस्क्यू का काम करेगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वही करेगी। पाकिस्तान की सेना गजब की सेना है। ऐसी सेना तो मैंने सुनी नहीं, शायद कहीं नहीं हो। यह सेना लड़ती भी है, लड़वाती भी है, बैंक भी चलाती है, फैक्ट्री भी चलाती है, माइंस भी चलाती है। भैया क्या हैं आप? ये कौन सा फॉर्मेट सेना का तैयार किया है आपने? कंट्री के मैक्सिमम रिसोर्सेज पर कब्जा सेना का, और जब बजट का आवंटन होगा तो बजट एलोकेशन में मैक्सिमम हिस्सा आप खा के बैठ जाओगे। पाकिस्तान की गरीब जनता को क्या मिलेगा? और यह काम, कमाल की बात यह है कि लगातार बरस दर बरस चलता रहा है, अभी भी चल रहा है, हो सकता है आगे भी चले। चुकी पाकिस्तानी सुधर जाए तो फिर वो पाकिस्तानी नहीं है। अगली चीज़ इसी में आगे आ जाए, सब्सिडी। सब्सिडी हम भी देते हैं भाई, और ह्यूज अमाउंट में देते हैं। ऐसा छोटी मोटी रकम नहीं देते। जितना आपका पूरा का बजट होता है उससे ज़्यादा की हमारी सब्सिडी होती है, हम भी देते हैं। लेकिन हम सब्सिडी ज़रूरतमंद को देते हैं। IMF ने अभी, जब ये इन लोगों का डायलॉग चल रहा है IMF के साथ कि भैया कुछ दे दो, उस डायलॉग में उसने एक बात कही कि अमीरों को दी जा रही सब्सिडी बंद कर दो। मतलब क्या है? मुफ्त उपहार परंपरा लोकतांत्रिक देशों में लोकप्रिय बजट योजनाओं को, लोकप्रिय योजनाओं को, मंसूबों को ले आकर के और जनता को अपने पक्ष में मोड़ने का एक तरीका होता है। लेकिन सिर्फ इसका यही पर्पस इसका ये होता है कि जो डिप्रेस्ड क्लास है उसको थोड़ा स्ट्रेंथन किया जाए, उसको मजबूती दी जाए, उसको थोड़ा सहारा दिया जाए। पाकिस्तानियों ने जो अपनी सब्सिडी की परंपरा बनाई, उस सब्सिडी की परंपरा में जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा सब्सिडाइज्ड थे, और गरीब लोगों की सब्सिडी का अब तो खुल के सामने आ गया है कि जो आटा तुम दे रहे हो सब्सिडी के तौर पर, वो आटा जानवर भी सूंघ के छोड़ दे रहे हैं, इंसान क्या खाएगा? इस चीज़ पर IMF की टिप्पणी वैलिडेट करती है कि आपकी जो सब्सिडी की ट्रेडिशन है उस ट्रेडिशन में गंभीर खामियां हैं। आपकी सब्सिडी का अधिकतम हिस्सा वहाँ का अमीर वर्ग उठा के लेके चला जाता है, जबकि सब्सिडी के पीछे का मेन कंसेप्ट गरीब को सहारा देना होता है, और वह चीज़ वहाँ पर है नहीं। तो सब्सिडी तभी प्रोडक्टिव होती है जब वो गरीब के पास पहुँचे, अमीर के पास वो प्रोडक्टिव नहीं होती। अमीर के तो अय्याशियों में 2-4 चांद और बढ़ा देने का काम करती है, वही वहाँ हो रहा है। अगली चीज़, डेब्ट ट्रैप ऑफ चाइना। ये गजब का है। ये जो चीन, भाई भारत के विरोध में आपने चीन से दोस्ती करी, चलिए आपका फॉरेन ऑफिस है, आपका अपना एक्सटर्नल पॉलिसी है,
उस पॉलिसी के हिसाब से आप किसी भी देश के साथ संबंध कायम कर सकते हैं। हम कौन होते हैं रोकने वाले? तो आपने चीन से हिमालय से ऊंची, समंदर से नीची और पता नहीं कौन कौन वाली दोस्ती करी, दोस्ती चली। अब उस दोस्ती का परिणाम क्या हुआ? चीन ने आपको ख्वाब दिखाए, भाई तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, हम दे रहे हैं ना, हम दे रहे हैं, चिंता मत करो। पैसे दिए और वहां पर एक परियोजना लॉन्च करी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या सीपैक के नाम से जानी जाती है। अब सीपैक आज की तारीख में ठप पड़ा हुआ है। उसके जरिए जो पाकिस्तान पर चीन की फंडिंग आ गई वो 27 बिलियन डॉलर की है। उस 27 बिलियन डॉलर में वो कितना डॉलर सीपैक में लगा और कितना वहाँ के पॉलिटिशियंस की जेब में गया, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जो हाल हम्बन टोटा का हुआ था श्रीलंका में, वो हाल ग्वादर का हो गया है पाकिस्तान में, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा होने के पीछे रीज़न है, हम कर्ज लेते हैं, कर्ज लेना बुरी बात नहीं होती, हम कर्ज लें और कर्ज को प्रोडक्टिव वे में खर्च करें ताकि उससे हम नया फॉर्मेशन करें कैपिटल का, तो वो कर्ज हमारे लिए हमारे डेवलपमेंट का आधार बनता है। वह कर्ज लेकर के हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, हमें जहाँ ज़रूरी लगे हम वहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें तो देश विकसित होता है। देश की ज़रूरतों के मुताबिक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए कर्जा लेके तो ये गलत बात नहीं होती। पाकिस्तान में क्या हुआ? पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्लान आया सीपैक के जरिए, वह पाकिस्तान की ज़रूरतों के मुताबिक ना होकर के चीन की ज़रूरतों के मुताबिक डिज़ाइन था। उसका वो कॉरिडोर है जिसके ज़रिए वो सप्लाई चेन काम करनी थी कि चाइना का माल बाकी देशों में जाता। तो जो डिज़ाइनिंग उसकी की गई वह चीन के ज़रूरतों के हिसाब से की गई, पाकिस्तान की ज़रूरतों का उसमें कहीं कोई लेख नहीं था, कहीं कोई उससे लेश मात्र भी वहाँ पर उसके बारे में पाकिस्तान ने नहीं सोचा। चाइना ने जैसा सोचवाया उससे पाकिस्तान ने सोचा। यानी कि आप जब अपनी ही विकास की योजनाएं स्वयं बनाने में सक्षम नहीं हैं और आपको कोई दूसरा देश बता रहा है, आप अपनी ज़रूरतें नहीं समझ पा रहे हो, तो क्या करोगे यार? आगे क्या करोगे तुम? अर्थात वहाँ पर जो सीपैक असफल होता दिख रहा है उसके पीछे मुख्य रीज़न ये है कि वह सीपैक पाकिस्तान की ज़रूरतों के मुताबिक बना ही नहीं है। सीपैक पे ढेर सारी बिजली की परियोजनाएं लगाई गई। अब समझिए भाई, आपने पावर स्टेशंस बना दिए जहाँ पर कि आपके यहाँ बिजली उत्पादित होगी, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तानियों को मिल रही है बिजली? जाके पता कर लीजिए। नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? उसके पीछे रीज़न है। भाई एक पावर स्टेशन आपने बनाया, यहाँ से आपने बिजली उत्पादन शुरू किया, फिर आपके पास यहाँ बिजली भेजनी है, यहाँ बिजली भेजनी है, यहाँ बिजली भेजनी है, ग्रिड कनेक्टिविटी तो चाहिए। हवा में उड़ के जाएगी, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारे पास होगा तब ना इस बिजली का इस्तेमाल करोगे तुम। तो पावर स्टेशन बनाने से पहले ग्रिड कनेक्टिविटी आपको ठीक करनी थी। अर्थात चीन ने कहा कि पावर स्टेशन बना लो, तुम्हारे यहाँ बिजली आ जाएगी। आपने समझ लिया कि आ जाएगी, आ गई है। पाकिस्तानी एकदम दिन रात एसी का मज़ा ले रहे हैं, देख रहे होंगे आप। कहने का अर्थ ये कि आज की तारीख में टोटल जो बायलैटरल डेट है पाकिस्तान पर वह है 27 बिलियन और उसमें से 23 बिलियन डॉलर अकेले चाइना का है। बायलैटरल देश देश के बीच जो होता है 23 बिलियन चाइना का है और आपके फॉरेन रिजर्व में 3 बिलियन भी नहीं कायदे से नहीं बचा है। कहाँ से दीजिएगा? यह वो डेट ट्रैप्ड है जो चाइना बाकी गरीब देशों को, जिबूती को, श्रीलंका को जिस तरह से उसने बर्बाद किया, आपको भी लगभग कर दिया है। आप देख सकते हैं। अगली चीज़ टेररिज्म। टेररिज्म को पाकिस्तान ने एज अ स्टेट पॉलिसी इस्तेमाल किया।
एक्सटर्नल पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए आपने इस टेररिज्म को इस्तेमाल किया। दुनिया में कहीं धमाके हों, कहीं टेररिस्ट एक्टिविटी हो, आपका नाम आ जाता है, आपका लिंक आ जाता है कि भाई बंदा वहीं से लिंक्ड था, पाकिस्तान से लिंक्ड था। इसका असर क्या होना? पाकिस्तान में वेल नोन पता नहीं कितने हैं फैक्ट्रियां पाकिस्तान ने बनाई हैं इन जिहादियों की। 40 फैक्ट्रियां तो वेल नोन हैं जो बड़ी बड़ी वाली हैं, जिसमें हरकतुल जिहादुल इस्लामी, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हरकतुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन, सिहाब शहाबा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये कुछ बड़े बड़े शीर्ष संगठन हैं जो आपने बनाए। न सिर्फ बनाया, उनको प्रशिक्षित किया और उन्हें ऑपरेशन करने का तरीका बताया। अब वो लड़ने लगे। आपको लगा कि आप स्टेट पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके ज़रिए आप बाकी लोगों को हड़का लेंगे वगैरह वगैरह, किया भी। अब उसका असर क्या हुआ? पहली चीज़ तो ये हुई जो आप पर असर आया, बाकी देशों की असर छोड़ दीजिए, सब पे हुआ। आप पर जो असर आया, पहला ये कि FATF आपके गर्दन पे बैठ गया। अब FATF गर्दन पे बैठ गया तो जो इजी में आपने कर्ज लेके घी पीने का सिस्टम तैयार किया हुआ था, FATF ने गर्दन फंसा दी। बोला कि ना, जब तक ठीक नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगा। FATF के बंधन में गए, अभी निकले हैं हाल में, और फिर हो सकता है कि चले जाएं। हमारी कोशिश भी होगी कि आप चले जाएं। तो FATF के कारण जो फ्लो बना हुआ था लोन का, वो बाधित हुआ। दूसरी चीज़ कि भाई आपने इन लोगों को, भस्मासुरों को पाल पोस के बड़ा किया। अब उसमें उसके बाद इधर अफ़गानिस्तान की घटना हुई। एक तालिबान आपके यहाँ भी था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या TTP। जब तालिबान अफ़गानिस्तान में सफल हो गया तो इस वाले तालिबान को लगा कि फिर पाकिस्तान में क्या दिक्कत है, यहाँ भी हम कोशिश करें। उसने कोशिशें शुरू करी, यानी कि शंकर जी की तरह भस्मासुर वाली स्थिति हो गई आपकी। जिन चीज़ों को, जिन टूल्स का इस्तेमाल आप दूसरों के अगेंस्ट कर रहे थे, अब वो लोग आपके अगेंस्ट आने लगे। इमरान की सरकार थी, उस सरकार ने TTP वालों को 5000 लगभग TTP वालों को वेलकम किया, बुलाया और अपने माले प्रांत में खैबर पख्तूनवा, वहाँ कहा यह जाता है कि उन्होंने उन्हें शरण दी, जगह दी, वेलकम किया, वार्म वेलकम किया। अब उस वेलकम का नतीजा है। स्थिति आज की तारीख में ये है कि TTP ने फाटा पर और खैबर पख्तूनवा पर, इन दोनों के एक मतलब शानदार एरिया पर, ठीक ठाक एरिया पर अपना कब्जा कर लिया है, जहां पाकिस्तान के ऑफिशियल सब नहीं जा सकते। यानी एक बेस उसने पाकिस्तान में बना लिया है। अब उससे आगे उसे बढ़ना है। आगे वो बढ़ किस तरह से रहा है? तो उसने अटैक कहाँ किया? तो पाकिस्तान के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का जो ऑफिस है, जाके वहीं बैठ गए, उसको हाईजैक कर लिया। अटैक वो किस पर कर रहे हैं? पाकिस्तान की आम जनता पर नहीं कर रहे भाई। वो पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान को, पुलिस हेडक्वार्टर को, मिलिट्री हेडक्वार्टर को टारगेट कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। यानी कि अब जो आपकी स्थापित सत्ता है वहीं यूं हिलने लगी है। और ये वो लोग थे जिनको आपने तैयार किया था अपने दुश्मनों की सत्ता को हिलाने के लिए, उनकी इंटेग्रिटी को तोड़ने के लिए। अब वो आपके ऊपर, आपके ही ऊपर मुसल्लत हो रहे हैं और आप हिलने लगे हैं। स्थिति क्या है कि बलूचिस्तान कह रहा है कि हमें अलग कर दो, सिंध कह रहा है कि हमें अलग कर दो। तो जो चीज़ दूसरे देशों को तोड़ने के लिए आपने इस्तेमाल करी थी, अब वो आप ही पर लौट कर आ रही है। अगली चीज़ जो सबसे बड़ी है कि इस कोई भी घटना हो, समझिए, राइज ऑफ टेररिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान
पाकिस्तान के भीतर के ही वो ग्रुप हैं और वो ग्रुप अब पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान को ही टारगेट कर रहे हैं, तो दिक्कत तो होनी चाहिए। पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान को कोशिश करनी चाहिए और सत्ता प्रतिष्ठान कोशिश नहीं, सरेंडर कर रहा है टीटीपी के आगे। स्थिति ये है। अगली चीज़, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी विदेशों में रहते हैं वो पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी का बड़ा सोर्स है। अब उनको पाकिस्तान दिख रहा है हिलता हुआ, क्या पता कब भैर के गिर जाए। तो उन लोगों ने अपना जो पैसा है वो विदेशों में रोक दिया, क्योंकि उनको दिख रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो विदेशों में भाग रहे हैं अपना पैसा लेके। तो जो विदेशों से पैसा पाकिस्तान की तरफ आ रहा था वह पैसा रुक गया। और जो ये फैक्ट्री आपने तैयार की, जो आज भी आपके यहाँ है और काम कर रही है, इसने धड़ाधड़ धमाके शुरू किए। अब इन धमाकों का असर क्या होगा? देखिए, पैसा आने का कर्जा से आता है, इन्वेस्टमेंट से आता है, जो आपके नॉन रेजिडेंट कंट्रीज मैन है वो भेजते हैं, यही 2-3 सोर्सेस है। अब वो पाकिस्तानी भेज नहीं रहे, उन्होंने अपना पैसा वहीं रोक दिया। दूसरा, इन्वेस्टमेंट। तो आपने ये जो फैक्ट्रियाँ खड़ी करी, इन फैक्ट्रियों का जो आउटपुट अब पाकिस्तान में बाहर आ रहा है, सोचिए कौन सी फैक्ट्री आएगी? कौन सा नया फैक्ट्री वाला सोचेगा कि पाकिस्तान में चल के इन्वेस्टमेंट करें? होगा इसका उल्टा। हुआ क्या, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स, मिलात ट्रैक्टर्स, इंडस मोटर कंपनी, कांधार टायर एंड रबर कंपनी, ये कंपनियां बंद होके भाग गईं। 1600 कपड़ा मिलें फाइनली बंद हो गईं। जो चल रही हैं वो अपनी आधी कैपेसिटी से चल रही हैं। 50,000 लोगों की नौकरियां 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं। फटेहाल। यानी कि कोई नया आने से रहा, क्योंकि आपने वैसा माहौल ही नहीं रखा, तो नया इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं। रही बात कर्जे की, तो कर्जा अब मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि महाजन को ये दिखना चाहिए कि जहाँ कर्जा दे रहे हैं वहाँ हम सूद से कुछ कमाएंगे। यहाँ तो महाजनों को ये दिख रहा है कि सूद से कमाने की बात छोड़ो, अपना मूलधन डूब जाएगा, कर्ज मिलना नहीं है। पिछले 3-4 महीनों से आईएमएफ से बातचीत चल रही है, कुछ हो नहीं रहा। आईएमएफ वो करता चला जा रहा है, उस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। अगली चीज़ की, चाहे जो समस्या हो किसी भी देश में, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप मजबूत है, समस्याओं को सुलझा लेने की इच्छा शक्ति, विल पावर मौजूद है, तो बड़ी से बड़ी समस्या सुलझ जाती है। जो हालत आज पाकिस्तान की 1991 में इंडिया की भी थी, हमारे पास तो 1 बिलियन बचा था, उसके पास 3 बिलियन के आसपास अभी है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप उस लायक थी, उसने गंभीरता से काम किया और हम उस परिस्थिति से निकल आए और दोबारा हमें आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आज तो हम उसके डोनर कैटेगरी के मेंबर हैं। वह पॉलिटिकल विल पावर होनी चाहिए। और स्थिति पाकिस्तान की अभी क्या चल रही है? पाकिस्तान की स्थिति ये है कि शहबाज और इमरान में जंग चल रही है। शहबाज अड़े हुए हैं कि भाड़ में जाए, सुप्रीम कोर्ट चुनाव हम नहीं करवाएंगे, और इमरान खान अड़े हुए हैं कि भाड़ में जाएं शहबाज शरीफ, चुनाव तो हम करवा के ही मानेंगे। सिविल वार जैसी कंडीशन है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वह चीज़ होती है जो किसी भी देश को तोड़ सकती है। बाकी समस्याओं को सुलझा लेने की क्षमता का क्या प्रश्न बनता है? अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान ने इस परिस्थिति से निपटने के लिए किया क्या या क्या कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास फॉरेन रिजर्व घट गया है और आपके पास भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट है। तो जहाँ से भी संभव होगा आप करेंगे, और इसमें ले दे के दुनिया में एक ही संस्था है जो आपको असिस्ट करती है, वो है आईएमएफ। आईएमएफ के पास आप गए हैं, लेकिन इस जाने में एक ख़ास बात है। ख़ास बात यह है कि आप पहली बार नहीं गए हैं, 23वें या 24वें बार गए हैं। और अगर आप ऐसे मांगते हैं कि हर बार मांगने पहुंच जाते हैं, तो महाजन को भी थोड़ी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। अब इसको दिक्कत शुरू हो गई है कि आके मांग के ले जाते हो, देते भी हो,
भाई हम दे रहे हैं और हम जानते हैं कि हम किसको दे रहे हैं, कंगले को दे रहे हैं। उसके पास आईएमएफ उन्हीं देशों को बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक करने के लिए असिस्टेंस करता है जिनके पास फॉरेन रिजर्व नहीं बचा है। ये उसके सेटअप में है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में है। लेकिन वो ये सिक्योर करता है कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा हमारे पास पुनः वापस आए। उसके लिए वो कुछ शर्तें लाता है। पाकिस्तान पर तमाम तरह की शर्तें, शहबाज शरीफ ने कोशिशें करी हैं, बेल आउट पैकेज की मांग की गई है, बेल आउट पैकेज पे चर्चा भी हुई, आईएमएफ की टीम भी आई पाकिस्तान, चली भी गई। अब उसने जो शर्तें रखी उसमें कुछ शर्तों की हम चर्चा करेंगे। पहली शर्त उसने ये कही कि हमें पॉलिटिकल गारंटी चाहिए। अब ये वो शर्त है जो आम तौर पे आईएमएफ को नहीं रखना चाहिए, नहीं रखता भी है। पाकिस्तान के संदर्भ में उसने रख दिया। पॉलिटिकल गारंटी का क्या मतलब हुआ? भाई शहबाज शरीफ के सिर्फ कहने पर आईएमएफ को भरोसा नहीं है। आए इमरान खान साहब भी, आपका जो डीप स्टेट है, एस्टैब्लिशमेंट आपका, भाई सब लोग मिल के कहें कि हाँ कर्जा चाहिए और हम चुकाएंगे तब हम देंगे, पॉलिटिकल गारंटी का ये मतलब हुआ। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, हम कर्जा मांगने महाजन के पास गए और महाजन कहे कि जाओ अपने भाई को बुला के ले आओ, भाई भी कहेगा तब देंगे, वाली बात हो गई पहली चीज़। दूसरी, उसने जो और कठोर शर्त रख दी वो क्या थी? कहा कि बेल आउट पैकेज हम देंगे तुमको, लेकिन एक शर्त के साथ कि इस पैसे का उपयोग तुम कर्जा चुकाने में नहीं करोगे। भाई जनता की भलाई के लिए करो कि वो लोग ठीक ठाक हों, उनको खाना पीना जो भी चीज़ें सप्लाई रुकी हुई है उसको ठीक करने के लिए, कर्जे चुकाने के लिए नहीं। अब भाई जो महाजन पहले से दे रखे हैं वो सर पे चढ़े हुए हैं और उनको दिख रहा है कि एक अरब मिल गया, तो वो अपनी किस्त के लिए पाकिस्तान के पास दौड़ेंगे। पाकिस्तान ये जानता है भाई ये गुपचुप वाला लोन है, नहीं मिलेगा तो सब जान जाएंगे। अब पाकिस्तानी इस बात को कैसे कह दे कि ठीक है हम चाइना को, मूल चीज़ कहाँ है? चाइना। आईएमएफ से क्योर करना चाहता है कि हम जो पैसा देंगे वो चाइना के कर्ज अदायगी में नहीं जाना चाहिए, जनता के लिए दे रहे हैं। और पुनः आईएमएफ ये सिक्योर करना चाहता है कि हम दे रहे हैं तो लौट के हमारे पास आए। तो कहाँ से आएगा? 280 रुपये का $1 हो गया है। तो आईएमएफ ने कहा कि 17,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा टैक्सेशन आप पाकिस्तान की जनता पे करो, ताकि पैसा वसूलोगे ज़्यादा तब ना डॉलर खरीदोगे तो हमको दोगे। तुम्हारे ही खजाने में पाकिस्तानी रुपया ही नहीं रहेगा तो डॉलर कहाँ से एक्सचेंज करोगे? 17,000 करोड़ का ऊपर से टैक्सेशन। अब अगर ये करें, शहबाज हो चाहे इमरान हो चाहे कोई दूसरा तीसरा हो, टैक्स बढ़ाएंगे, जनता की नज़रों में आप खलनायक होंगे, अगला चुनाव आने वाला है, हार जाएंगे। तो स्थिति ये बन रही है कि उसकी शर्तें ऐसी हैं कि वर्तमान में बैठी हुई कोई सरकार एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अच्छा नहीं एक्सेप्ट करें तो क्या करें? मान लीजिए कि ठीक है नहीं एक्सेप्ट है, तो आपके पास अदर कंट्रीज से कुछ सोर्स होना चाहिए कि भाई आईएमएफ नहीं दे रहा है, कहीं और से ले लें। अब कहीं और से में एक चर्चा आई कि चाइना के बारे में ये कहा गया कि चाइना ने $3 बिलियन दिया, बाकायदा इसकी घोषणा भी की गई। सऊदी के बारे में कहा जा रहा है कि सऊदी मान गया है कि भाई वो भी $1 बिलियन आपको देगा। हालांकि ये रकम मिली नहीं है और औपचारिक फोरम पे कही भी नहीं गई है, ये हल्ला है कि सऊदी भी देगा, ये अभी मिली नहीं है। आईएमएफ से जो डील है वो कितने की है? $1 बिलियन की। अब कुल मिला के ये हो कितना रहा है? $5 बिलियन। अगर सब मान लें एक बार की सब मिल गया, कितना हुआ? $5 बिलियन। और इस साल पाकिस्तान को जो अपने कर्ज़ों की किस्तों की अदायगी करनी है और जो कर्ज़े लिए हैं उन पर उसको जो इंटरेस्ट पे करना है वो है नियर अबाउट $26 बिलियन। तो अगर मान भी लें कि ये सारी चीज़ें हो गई, ये मिल गया, जो कि मिला नहीं है, मिल भी गया, तो क्या होगा? उससे आप क्या कर लीजिएगा?
यानी कि डिफ़ॉल्ट के कगार पर आप हैं और आपको तत्काल इस साल ज़रूरत 26 की तत्काल ज़रूरत है 27 बिलियन डॉलर की, कहाँ से होगा? यानी कि आपकी समस्या का समाधान फिलहाल तो इन तरीकों से होने नहीं जा रहा। आपको कुछ गंभीर प्रयास करने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल चेंज करना पड़ेगा, जैसा कि भारत सरकार ने अपने यहाँ किया था। हमने इकोनॉमी का, जब इकोनॉमी हमें साथ नहीं दे रही है तो उसका ढांचा बदलो। हमने बदला, हमने उसको चेंज किया, आज हम ठीक हैं। आप ढांचा नहीं बदलोगे, अब उसमें ढांचा में पाकिस्तान में एक स्पेशल ढांचा मौजूद है, वो ढांचा जब तक नहीं बदलता बाकी कोई ढांचा बदलेगा नहीं। वो स्पेशल ढांचा क्या है ये समझिए कि जब विदेशों से लोन मिलता है तो सत्ता में जो बैठे हुए लोग होते हैं, पावर में जो बैठे हुए लोग होते हैं, वो पहले ही तय कर लेते हैं कि इसमें से हमारा वाला हिस्सा कितना है, और वो हिस्सा उनके दुबई, उनके लंदन, उनके जो बाहर के जो वो हैं वहाँ भेज दिए जाते हैं। यानी कर्ज का उपयोग निजी खर्च में वहाँ के सत्ता वर्ग में, अब ये किसी एक को नहीं कहा जा सकता कि शहबाज कर रहे हैं, नवाज कर रहे हैं, इमरान ने नहीं किया, इमरान कर रहे हैं, शहबाज, सब ने किया। यही चीज़ ठीक आर्मी के साथ है। आर्मी के बड़े बड़े जो सैनिक जनरल्स हैं उन सब के लंदन में और विदेशों में अपने घर बने हुए हैं, वहाँ पे उनका सारा फ्लैट सिस्टम सब लगा हुआ है और यहाँ से पैसा वहाँ जा रहा है। ये सिस्टम जब तक चेंज नहीं होगा तब तक आपका कल्याण नहीं होना है। अब इसी में प्रश्न ये उठता है अगला कि भाई ये लोग दे रहे हैं, भाई हमारा भाई है पाकिस्तान, हमें भी कुछ करना चाहिए क्या? इस बिंदु को भी हम साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं कि ये वाला काम, मतलब भाई बाकी लोगों से मांग रहा है हमारा भाई, हमसे ही अलग हुआ है। अगर थोड़ा सा रहन स्वभाव चाल चलन अच्छा होता तो हम आगे आते उसके लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हम इससे पहले मालदीव के लिए, नेपाल के लिए, भूटान के लिए, श्रीलंका के लिए, सबके लिए आगे आए हैं और सबको हमने सपोर्ट किया हुआ है। तो इसको क्यों नहीं करना चाहिए? पाकिस्तान में भी जो वहाँ का इंटेलेक्चुअल क्लास है वो इस बात को कह रहा है कि भाई पाकिस्तान भारत के साथ अपना ट्रेड सेटलमेंट करे, ट्रेड शुरू करे, संबंध अच्छे किए जाएं। इधर से भी कुछ लोग कह रहे हैं। अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि क्या हमको सहायता के लिए आगे आना चाहिए? अब ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। क्यों? अब समझिए, 4-5 पॉइंट हैं इसमें। पहली बात ये है कि पाकिस्तान का जन्म ही भारत के विरुद्ध नफरत और ईर्ष्या के साथ हुआ है और वो पाकिस्तानियों के डीएनए में मौजूद है। वो इस चीज़ को भूल नहीं सकते, और जब भूलेंगे नहीं तो प्यार तो होगा नहीं। नफरत, अगर नफरत को आप जगाए रहते हैं तो नफरत ही न होगी। अभी कुछ दिनों पहले नवाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट दिया था कि 3 जंगों से हमने अपना सबक सीख लिया है और अब हम शांति से रहना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है यार। पहली बात तो किसी ने ये रियलिटी एक्सेप्ट करी तो रह लो ना यार, कौन रोक रहा है? हम थोड़े ना जा रहे हैं तुमको डिस्टर्ब करने। लेकिन 2 ही दिन बाद परमाणु धमकी का धमाका देने चल लगे, यानी पुराने रंग में वापस लौट आए। 5 फरवरी को पाकिस्तानी नेताओं ने कश्मीर दिवस मनाया, नेशनल असेंबली में कश्मीर की आज़ादी का रिजोल्यूशन पेश किया। तो यार अब जब करोगे दुश्मनी तो प्यार तो नहीं मिलेगा। थोड़ा सा दोस्त हो जाओ तब ना दोस्ती जैसी कोई चीज़ होगी। दुश्मनी निभाते रहोगे और इस बात की आशा करोगे कि कोई तुम्हारे साथ आएगा, ऐसा होता नहीं। अगली चीज़, पाकिस्तान का जो डीप स्टेट है वो आज भी भारत के विरुद्ध आतंकियों को तैयार कर रहा है। अभी जो पुंछ की घटना हुई है, इस पुंछ की घटना को लेकर के हमें ये सोचना होगा कि ये घटना अभी हुई क्यों। कारण ये बताया जा रहा है कि कश्मीर में चूंकि हम G20 का सम्मेलन करना चाहते हैं और वो सम्मेलन जो है न हो, इसका माहौल पाकिस्तान तैयार करना चाहता है। तो ये दोस्ताना कार्रवाई है, ये कार्रवाई दोस्ताना मानी जाएगी?
अच्छा, सिर्फ यही कारण है? ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता कि सिर्फ यही कारण है। इसके पीछे एक कारण और है। बकौल शेख रशीद, बिल्लो रानी या पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर बिलावल भुट्टो भारत आने वाले हैं SCO की बैठक में, और शायद पिछले दरवाजे से ऐसी कोई चीज़ हुई थी कि दोनों की एक मीटिंग हो, मतलब भारत के जयशंकर साहब की बिलावल भुट्टो से मीटिंग हो। तो जो लोग भारत से दुश्मनी ही पालते रहते हैं, उनको इस बात की आशंका रही होगी कि हो सकता है फिर कुछ गलबहियाँ हो जाए, कुछ मीठी मीठी बातें हो जाए, फिर दिक्कत हो जाएगी उनको। अब उन्होंने पुंछ कर दिया और भारत ने अनाउंस भी कर दिया कि भाई बायलैटरल कोई बात नहीं होगी, आएंगे SCO की बैठक में, आएंगे SCO के टेबल पे रहेंगे, बायलैटरल हम कोई बात नहीं करने वाले, जो पहले होने वाली थी। तो अगर मान लीजिए कि वहाँ का सत्ता प्रतिष्ठान कुछ करना भी चाहता है पॉलिटिकली, तो वहाँ बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध में नॉर्मलाइजेशन आए, और जब नॉर्मल नहीं होगा तो ये वाला कैसे होगा? हम क्या लेके जाएंगे आपके पास और क्यों लेके जाएंगे आपके पास? अगली चीज़ कि अभी भी भाई सेना सीज फायर है कश्मीर में, ठीक है, लेकिन उस सीज फायर के दौरान भी ड्रोन आपके लगातार आ रहे हैं, हथियार आपके यहाँ से भेजे जा रहे हैं, तस्करी का ड्रग्स आपके यहाँ से भेजा जा रहा है। तो यह भी तो मित्रतापूर्ण कार्रवाई नहीं है? इसमें भी दोस्ती तो नहीं झलक रही, झलक तो दुश्मनी ही रही है। तो हम आपके यहाँ, आप हमारे यहाँ ड्रोन भेजें, हथियार भेजें और हम आपके यहाँ चावल भेजें, ऐसा तो होता नहीं है। अगली चीज़, आपका चरित्र। भाई भरोसे के काबिल होना चाहिए ना आपको। तो जब हाँ, चरित्र जो आपका है, पाकिस्तान में कारगिल का जो संघर्ष है ना, वो पाकिस्तान के चरित्र का, वास्तविक चरित्र का परिचायक है। नवाज शरीफ इधर भारत से बात कर रहे हैं कि संबंध सुधरें, और परवेज मुशर्रफ उधर से सेना भेज रहे हैं। ये वास्तविक चरित्र है, और ये एक बार नहीं दिखा है, बार बार दिखा है। मतलब उसकी सीरीज़ हम बता सकते हैं। आप 2001 में संसद भवन पे हमला करवाते हैं, 2006 में मुंबई लोकल में हमला करवाते हैं, 2008 में मुंबई पर जो 26/11 हमला होता है, उसके बाद आप ये उड़ी, पुलवामा, अब पुंछ, सीरीज आपने लगा रखी है दुश्मनी की। तो हम कैसे भरोसा करें आपकी दोस्ती का? और ऐसी स्थिति में जब तक ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए कोई काम आपकी तरफ से होता हुआ नहीं दिखता, भारत को सहायता तो नहीं ही करनी चाहिए। हम अभी सहायता के लिए अग्रसर नहीं है। हमारे लिए $1-2 बिलियन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम वो तब देंगे जब थोड़ी सी मित्रता शो करो, थोड़ी सी ज़रूरत शो करो, तब करोगे दुश्मनी तो दोस्ती नहीं मिलेगी। ये फैक्ट है। आज इतना ही, आगे कल मिलेंगे हम लोग।